हेलो एंड वेलकम टू सेशन। सो आज हम क्या बात करने वाले, आज हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर, और उसमें क्या क्या आता है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम जो पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे भी जो आप पढ़ रहे हैं, जितना भी हम पढ़ चुके हैं, तो जहाँ पे भी अगर आपको डाउट है आप अपनी क्वेरीज कमेंट में सेक्शन में डाल दीजिए, या जो स्क्रीन पे नंबर दिया है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं मैसेज, राइट। जरूर कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके तैयारी में। जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे भी आपको लगता है इस एग्जाम से रिलेटेड आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन शेयर विद अस, और कोशिश करेंगे हम उसको सॉल्व करें, है ना। कि रिवीजन नहीं हो रही है और रिटेन ही रह रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें हम बात कर सकते हैं, नो इश्यूज़। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो तैयारी होना बहुत मुश्किल है, राइट। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं आगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? जैसे मैंने बताया, लेजिस्लेचर की बात करेंगे क्योंकि कल हम एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं। और याद रखिएगा, ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। यस। जो आपका आपने सुना होगा, प्री हो या मेंस हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो एग्जीक्यूटिव, और उससे ज़्यादा लेजिस्लेचर के आएंगे। इस टॉपिक के ज़्यादा आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं होते हुए, कि आज संसद में क्या हुआ, आज विधानसभा में क्या हुआ, आज सरकार कौन सा कानून बना रही है। तो ये काम करता कौन है? कानून बनाना मीन्स लॉ कौन बनाता है? आपकी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं, कौन करता है? पार्लियामेंट, राइट। तो जो सरकार है कहाँ बैठती है? पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। तो सब कुछ जो है, यानी कि इंडिया कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? यहीं से। सो पावर हाउस है। और स्टेट कहाँ से कंट्रोल है? विधानसभा। तो ये पावर हाउस है स्टेट का। तो आपको इन चीज़ों के बारे में तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी नॉलेज? एक जनरल सी नॉलेज। हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हैं, है ना, कि हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, हमने डॉक्टरेट की हुई है, वो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कितना कि जो दुनिया में चल रहा है, जो हमारे सराउंडिंग में हम कंट्री में सुन रहे हैं, हमें वो समझ आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, बस उतना। कि अगर आप देखो, आपके एरिया में जो लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, घर में होंगे, आप उनसे पूछो, उनको पता होगा कि इलेक्शन कैसे होता है, कौन वोट कास्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको शायद ना पता हो, राइट। कि इलेक्शन लड़ना है आपने तो क्या करना पड़ेगा, आपको ना पता हो, तो आपको पता होने चाहिए। ये डिमांड है इस एग्ज़ाम की, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक चीज़ों की। वो बेसिक चीज़ है जिसकी एक आम आदमी को पता है ना। आम आदमी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं, वो इलेक्शन लड़ सकता है, यस लड़ सकता है, जीतता है, यस मिनिस्टर बन सकता है, और वो मिनिस्ट्री चलाते भी हैं। एजुकेशन एक अलग चीज़ है ना। लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे चाहिए। बट आपको वो नॉलेज चाहिए। जब आम आदमी को पता है, तो आपको क्यों नहीं पता है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, सरकार कैसे चलती है, सरकार बनती कैसे है, इलेक्शन किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, सीएम का इलेक्शन होता है, या एमपी एमएलए का इलेक्शन होता है? अगर एमपी एमएलए का इलेक्शन होता है, तो सीएम कैसे बनता है, पीएम कैसे बनता है? आपने वोट किसको दिया था? आपने वोट पीएम को दिया था कि आपने वोट एमपी को दिया था? ये सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए यहाँ पे। क्यों? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। तो पढ़ते हैं अब इनको वन बाय वन। और दोनों में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, पहले हम सेंटर की बात करते हैं, फिर हम स्टेट की बात करते हैं। एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। जब आप, हमने कहा कल, सेंटर की जो गवर्नमेंट है और स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो सेंटर की रेप्लिका है, कॉपी है उसकी। तो सेंटर को ढंग से पढ़ लीजिए, सेंटर गवर्नमेंट के बारे में ढंग से पढ़ लीजिए, वहाँ का यूनियन का एग्जीक्यूटिव, वहाँ का लेजिस्लेचर पढ़ लीजिए। स्टेट की नॉलेज अपने आप हो जाएगी। नहीं है तो कब नहीं है? जब आपको क्लैरिटी नहीं है कि सेंटर में क्या चल रहा है, तभी मैं दोनों को इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ, एक साथ पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज बुक में चैप्टर्स अलग अलग होते हैं। वो लोग पढ़ते हैं ना, लोग लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, सभी सभी को वही लगता है। देखो याद रखना, वो बुक प्री के लिए अच्छी होगी, मेंस के लिए तो वहाँ से गुजारा नहीं चल सकता। क्योंकि मेंस में जो कॉन्सेप्ट चाहिए वहाँ पे नहीं होंगे सारे। वहाँ पे एनालिसिस चाहिए, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं उस बुक में हो, राइट। और हमारे टाइम में वो किताबें होती भी नहीं थी। वी यूज टू स्टडी द डी डी बासु, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी डी बासु, सुभाष कश्यप पार्लियामेंट के लिए। हम वो चीज़ें पढ़ा करते थे। अब तो बहुत कुछ नया नया आ गया है, रेडीमेड मटेरियल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर मीन्स एटलीस्ट। फ्री के लिए उससे गुजारा चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, बट बहुत बल्कि सी बुक है ना। हम उसको आसान करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईजी वे में, एक लूसिड वे में, ताकि आपको समझ आए। सब ना यहाँ पे ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आप उंगलियों पे गिना सकें सारा।
चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट हो या डीपीएसपी हो, कुछ भी आप गिना सकें उंगलियों पे, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता है पॉलिटी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं या ये जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, सबसे आसान सब्जेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो सबको आती होती है। ज्योग्राफी में आपको डाउट हो सकते हैं, इकोनॉमी में उससे ज़्यादा डाउट हो सकते हैं, हिस्ट्री तो सभी को आती है पर ये उससे भी आसान है, क्योंकि हिस्ट्री वास्ट है पर ये वास्ट नहीं है, लिमिटेड सा है। तो सभी को लगता है ये तो हमें आता है, बट कन्फ्यूजन कब होती है, प्रॉब्लम में कब आती है एग्जाम में, जब क्लैरिटी नहीं आती है, और क्लैरिटी नहीं होती है काफ़ी लोगों को, राइट। अब हमें ध्यान रखना वो क्लैरिटी कैसे लानी है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट उसको डिस्कस कीजिए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्कस कीजिए, पढ़ा होता है, हमने सुना होता है, पता भी होता है इलेक्शन कैसे होता है, पर जब लिखना पड़ता है तब थोड़े से जो हैं थॉट्स वो क्लाउडी हो जाते हैं, है ना, ब्लर हो जाती है सारी चीज़ें, समझ नहीं आता है, पता तो था सारा, वो क्लैरिटी हमें चाहिए यहाँ पे। चलिए, सो डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूनियन लेजिस्लेचर, उसके बाद उसी को रिवाइज करते हुए स्टेट लेजिस्लेचर हम पढ़ेंगे। तो यूनियन लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है आपको पता है। यूनियन लेजिस्लेचर की आप बात करें, इसका मतलब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, और पार्लियामेंट इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या, लॉ मेकिंग बॉडी है। कहाँ पे डिफाइन है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में लिखा हुआ है। यस, आर्टिकल 79 से शुरू हो जाइए और आर्टिकल 122 तक यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो दी गई हैं, उसमें सारी प्रोविजंस होंगी, चाहे वो फिर बजट के बारे में हो, चाहे फिर वो बिल के बारे में, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डनरी बिल, सब कुछ उसमें गिवन है, राइट। अब इसकी कंपोजिशन क्या, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ इसकी कंपोजिशन के बारे में हमने कल ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हम कल एग्जीक्यूटिव में बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, राइट, क्लैरिटी चाहिए। उसके अलावा दो चीज़ें और हैं यहाँ पे, जो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, वन इज द अपर हाउस जिसको हम कहते हैं राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा क्या है, लोकसभा, द लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोगों की सभा है वो। तो ये तीन जो हैं किसके पार्ट है, पार्लियामेंट के पार्ट है। इनके बिना हम पार्लियामेंट को पूरा नहीं कह सकते। क्यों ऐसा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो बिल पास करते हैं उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी जब तक नहीं मिलती वो लॉ नहीं बनता, तो तीनों का होना जरूरी है, एक भी नहीं है तो वो लॉ नहीं बनता हमारे यहाँ पे। टेम्परेरी बना सकते हैं, यस, हमने कल बात की थी, वो कैसे बना सकते हैं, कोई बताएगा, कमेंट करके बता देना कैसे बना सकते हैं, राइट। ना याद आए तो मुझे बता देना, मैं बता देता हूँ। इट इज़ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो टेम्परेरी लॉ बनाया जा सकता है। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे प्रोविजन है, अंडर आर्टिकल 123, राइट। चलिए, तो प्रेसिडेंट की हमने कल बात की थी, और उसका इससे क्या लिंक है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। वो जो इसके सेशंस हैं या लोकसभा को समन कर सकता है, समन मीन्स जब भी जरूरत है मीटिंग बुलाने की वो बुला सकता है कि सेशन स्टार्ट करना आ जाइए, सभी को समन कर सकता है, बुला सकता है। प्रोरोग कि जो सेशन स्टार्ट हुआ उसको एंड कर सकता है, राइट, या डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व मतलब एंड ऑफ द लोकसभा, प्रोरोग मीन्स एंड ऑफ द सेशन, और डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ द लोकसभा, कि जितने लोग हैं वो सब खत्म हो गए, अब दोबारा इलेक्शन होगा तब आएंगे वहां पे। मीन्स एमपी जो है वो एमपी नहीं रहेंगे अगर लोकसभा डिसॉल्व कर दी प्रेसिडेंट ने। और कब करता है, जब प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि अब टाइम ठीक है, 5 साल पूरे होने वाले, वो सजेस्ट कर देता है प्रेसिडेंट को कि अब डिसॉल्व कर दीजिए, अब नई सरकार बनेगी, हम खुद बना लेंगे इलेक्शन के बाद, अभी आप डिसॉल्व कर सकते हैं, सारा कुछ ठीक है, अभी कोई लॉ बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, राइट। और उसके अलावा ज़रूरत क्या है प्रेसिडेंट की, हमने पहले बात की कि बिना प्रेसिडेंट की एक्सेंट के, परमिशन के, कोई भी लॉ, वो लॉ नहीं बन सकता, वो बिल ही रहेगा। एक ड्राफ्ट है अप्रूव हुआ हुआ तो वो बिल के शेप में रहेगा। अगर उसको एक्ट बनना है यानी कि लॉ बनना है तो वो प्रेसिडेंट की मंजूरी लेके ही बनेगा, राइट। चलिए, उसके बाद क्या फिर आता है, जो सेकंड पार्ट है वो है अपर हाउस। अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा के नाम से बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए है क्या, ये राज्यों की सभा है। मीन्स यहाँ पे जो लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो हम नहीं इलेक्ट करेंगे। मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट इलेक्ट देम डायरेक्टली, बट हम किसको इलेक्ट करते हैं, हम एमएलएज को इलेक्ट करते हैं। एमएलएज यानी कि स्टेट्स जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट, वो इलेक्ट करेंगे। तो स्टेट्स की जो असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे मेंबर्स को, कहाँ पे, राज्यसभा में। इसलिए इसको राज्यों की सभा बोलते हैं। ये लोगों की सभा नहीं है, हमने इलेक्ट नहीं किया इसको, हमने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया है। और कितने मेंबर्स होते हैं इसकी, स्ट्रेंथ क्या, कंपोजिशन क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 250 मेंबर्स इसकी स्ट्रेंथ होती है। 250 कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम लिखा है, मीन्स इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकते हैं क्योंकि अभी कितनी है, इट इज़ 245, ये याद रखिएगा, राइट। और 250 की जो कंपोजिशन है वो क्या है कि 238 जो मेंबर वो इलेक्टेड होंगे कहाँ से, जो स्टेट्स हैं वहाँ से, और यूटी से इलेक्ट होके आएंगे। यूटी से इलेक्ट कब होंगे, उन यूटी से जहाँ पे असेंबलीज हैं, विधानसभा हैं, जहाँ पे विधानसभा नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। और जो 12 लोग हैं वो नॉमिनेट होंगे, मीन्स उसके लिए इलेक्शन नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ लोगों को वहां पे बिठा सकता है। कौन से लोग, जो एक्सपर्ट हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट है, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, स्पेसिफिक उनके नॉलेज है, उनको लगता है कि आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर में, साइंस में उनकी नॉलेज है। जिसको याद होगा वो इसरो के चेयरमैन हुआ करते हैं, जी माधवन नायर, उनको इसका मेंबर बनाया गया था, है ना। कुछ अपने बॉलीवुड के एक्टर्स को भी इसका मेंबर बनाया गया था, क्यों, आर्ट के फील्ड से थे वो। सचिन वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ऐसा हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई सोशल सर्विस फील्ड से जुड़ा हुआ तो उसको भी यहाँ का मेंबर जो है बनाया जा सकता है, राज्यसभा में उसको बिठाया जा सकता है। तो ये याद रख लीजिएगा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, ये 4 चीजें हैं, 4 फील्ड है जहां से लोगों को किस में बिठा सकते हैं, राज्यसभा में, बाय नॉमिनेशन। उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, यस, आप नहीं लड़ सकते। जिसको जो विधानसभा है वो वोट करेगी, जो वहां पे उनकी अपनी पार्टी के लोगों को वो वहां पे खड़ा कर देते, वोट डालते हैं, और उनको जो जीत जाता है उसको वहां पे भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ चलता है, राइट। इलेक्शन कैसे होता है, दे आर इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट कर रहा है इनको, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी हमने बात की। यानी कि जो विधानसभा है आपके स्टेट में, देखो ऐसा है कि यहाँ पे है पार्लियामेंट, उसके 2 ग्रुप हैं, 2 हाउस हैं, एक राज्यसभा जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा है लोकसभा। यहाँ पे तो लोग सीधे कहाँ से आते हैं, हम वोट डालते हैं, हम डायरेक्टली एमपी के इलेक्शन में वोट डालते हैं, तो वो लोकसभा के लिए होता है। जो राज्यसभा, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं कि जो हर स्टेट में एमएलएज हैं या असेंबलीज हैं, हर स्टेट की, अलग अलग स्टेट ले लीजिए कि एक पंजाब है, एक हरियाणा है, एक राजस्थान है ना, और एक यूपी हो सकता है, कुछ भी आप ले लीजिए, यूपी हो सकता है। तो एमएलए जो पंजाब के हैं वो कुछ लोगों को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजेंगे। तो बेसिकली यही है कि दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हर स्टेट से लोग आएंगे। तो राज्यसभा जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। कितने साल के लिए राज्यसभा बनाई जाती है, टेन्योर क्या होता है इसका, सिंपल सा है, इसका कोई टेन्योर नहीं होता। लोकसभा का होता है, यस, इसका नहीं होता है, बट क्यों, क्योंकि इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। जब एक बार लोकसभा बन गई, जब भी बनी थी उससे आज तक बनी हुई है, ये कभी डिसॉल्व नहीं हुई है। सो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जैसे हमने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा। अब ये स्टेटमेंट बन सकती है एग्जाम में, यस बन सकती है, कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है, नो। क्यों, राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी, और ये डिसोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। फिर इलेक्शन का किस चीज़ का होगा जब ये डिसॉल्व नहीं होगी, इसमें एक तरीका दिया उन्होंने कि जब से है, तो तब इन्होंने कर दिया कि कुछ ऐसी प्रोविजन की, इसके जो 1/3 मेंबर हैं, जितने भी हैं उसमें से 1/3, राइट, 245 है ना अभी, उसका 1/3 कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, कितना हो गया, रफली 80 के करीब हो गया, 80-81 हो गया, ऐसे कह सकते हैं, है ना, 81 के करीब कह सकते हैं। तो 81 मेंबर्स इसके हर 6 साल बाद रिटायर होंगे। इसका मतलब जो इसके मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए आप कह लीजिए होंगे, और हर 6 साल बाद 81 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं और उनका दोबारा इलेक्शन होता है। कौन से वाले, जो जिनके 6 साल पूरे हो गए हैं, ऐसा चलता रहता है, और ये हर 2 साल में ऐसा होता रहता है बेसिकली, राइट। तो ऐसे ये परमानेंट बनी रहती है। क्वालिफिकेशन क्या है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, जो हमने बातें की हैं पहले, जो जैसे प्रेसिडेंट के लिए बात की, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे उससे और भी सिंपल हो जाता है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यस। एज कितनी है राज्यसभा के लिए, तो 30 है जी, राइट, राज्यसभा के लिए 30 याद रखिएगा, लोकसभा के लिए वो कम 25 है। और क्वालिफिकेशन क्या है, जो पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करे। पार्लियामेंट का अब क्या कर दिया, एक एक्ट बनाया हुआ ना,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो उसमें भी अगर प्रोविजन डाली गई तो यहाँ से वो आ सकता है क्योंकि वो एक्ट पास हुआ हुआ है, पुराना एक्ट है। फिर ये करती क्या है बेसिकली, पावर फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे लॉ पास करने उसके लिए बिल इनिशिएट कर सकती है, ये कर सकती है। सिर्फ मनी बिल इनिशिएट नहीं कर सकती, उसके अलावा रिव्यू कर सकती है, अमेंड कर सकती है, या बिल को डिले करवा सकती है कि जो बिल हैं कुछ उनको ये पास होने से नहीं रोक सकती क्योंकि वहाँ पे इसकी पावर कम है। जैसे मनी बिल है तो क्या कर सकते, थोड़ा सा डिले करवा सकते, बस और कुछ नहीं कर सकती, है ना। और कहाँ पे जो है लोकसभा के साथ इसकी बराबर पावर है, जैसे अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वहाँ पे इसकी पावर बराबर है। बट कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मनी बिल है तो मनी बिल में इसकी अथॉरिटी बहुत कम है, वहाँ पे लोकसभा के पास सारी अथॉरिटी है। क्योंकि मनी बिल जो होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन वो राज्यसभा में पास हो ही नहीं सकता, कि अगर सरकार गिरानी है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होगा। वो कहाँ पे हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में वो नहीं पास हो सकता है। बट कुछ चीज़ें इसी के पास हैं जो लोकसभा नहीं कर सकती, तो स्पेशल पावर क्या है इसके पास, आप कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 249 है उसके तहत कि अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है ऑन द स्टेट लिस्ट जो कि इसकी पावर नहीं है, तो उसको राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, ये इसकी पावर है, राइट। प्रेसिडेंट रूल है उसका अप्रूवल एक्सटेंशन वहां पे इसकी पावर है। उसके अलावा आर्टिकल 312 में भी इसकी पावर है कि अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विस, कोई नई सर्विस क्रिएट करनी, जैसे आईएएस की है, ऑल इंडिया सर्विस कौन सी, आईएएस, आईपीएस, और कौन सी है, आईएफएस, ये कौन सी है, फॉरेन सर्विस, नो, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस इज नॉट ऑल इंडिया सर्विस, याद रखिएगा। तो इसके अलावा अगर और कोई क्रिएट करनी है तो कौन कर सकता है, लोकसभा, नो, राज्यसभा करेगी जी। तो ये इसकी स्पेशल पावर है। फिर दूसरा हाउस आ जाता है लोकसभा। लोकसभा मीन्स लोगों की सभा या हाउस ऑफ द पीपल। नाम से क्लियर होना चाहिए कि ये वो हाउस है जहां पे जो मेंबर्स हैं उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली हम जो वोट करते हैं, हम एमपी के लिए वोट करते हैं, जिस एमपी को आपने वोट दिया वो सीधा लोकसभा में जाके बैठेगा, आपका लोकल एमपी वहां पे बैठता होगा। जबकि राज्यसभा का एमपी आप उसको ना जानते हो, शायद आपके एरिया का हो और आप ना जानते हो, पॉसिबल है, यस है, क्योंकि वो एरिया का नहीं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जो कंपोजिशन दी हुई है, स्ट्रेंथ है वो 552 है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 552 में से 530 जो है वो स्टेट्स के होंगे और 20 जो होंगे वो यूटीज के होंगे। और पहले एक प्रोविजन थी दो नॉमिनेशन की, यहाँ पे लोकसभा में नॉमिनेशन की प्रोविजन थी, किसके लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं ये आप बताएंगे कमेंट करके, पता होगा, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, राइट। और अब क्या प्रोविजन कर दिया, अब इसको हटा दिया गया है। 104th अमेंडमेंट एक्ट जो था कल हमने पढ़ा था, तो उसमें जो इनके लिए रिजर्वेशन थी दैट हैज नाउ बीन अबॉलिश्ड। और अभी कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, 543 इलेक्टेड की स्ट्रेंथ है, राइट। तो 550 है स्ट्रेंथ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, 543 अभी प्रेजेंटली है। अब इसका इलेक्शन कैसे होगा, सिंपल है, हमने पहले कहा कि हम खुद वोट करते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन है, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, सीधे लोग करते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब यूनिवर्सली सभी इसमें वोट कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसकी एज 18 हो, और वो क्या हो, इनसे ना हो, पागल ना हो, कुछ ऐसे हम बचपन में पढ़ते थे मुझे याद है। तो उसमें कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया नहीं, सभी एलिजिबल है जो 18 ईयर्स या उससे ऊपर की एज के हैं और वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो वो वोट कास्ट कर सकते हैं। फिर लोकसभा कितने साल के लिए बनती है, उसका टेन्योर क्या होता है, नॉर्मल जो टेन्योर है वो 5 साल फिक्स है, बट एक्सटेंड भी हो सकता है और रिड्यूस भी किया जा सकता है 5 साल से। तो इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर, कौन करेगा, बाय द प्रेसिडेंट। अब ये सब सवाल बन रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी रखनी, क्यों सवाल बनेंगे एग्जाम में, प्री में सवाल बनेंगे,
तो आपको अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। तो प्रेसिडेंट कब कर सकता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहेगा, मीन्स प्राइम मिनिस्टर बेसिकली है, तो अगर उसको कहेगा कि द लोकसभा शैल बी डिजॉल्व, तो वो डिजॉल्व कर देगा, नहीं तो नहीं। एक्सटेंड हो सकता है, यस हो सकता है। कब? अगर इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो रखी है, इलेक्शन नहीं हो सकते, कंडीशन तो ऐसी होती हैं, फिर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, याद रखिएगा ये। सो जनरली इट इज़ 5 ईयर और हमेशा 5 ईयर ही रहती है। सिर्फ कुछ केसेस में होता है कि एक्सटेंड हो जब इमरजेंसी लगी हो, या इसको जो इसका टेन्योर है वो कम किया जा सकता है, पहले भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि सरकार तो कभी भी गिर सकती है। द फॉल ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये याद रखिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, कौन सा? लोअर हाउस, जिसको हम कह रहे हैं लोकसभा। ये दोनों अलग चीजें हैं। सरकार गिरने का मतलब क्या होता है और ये क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं कि दिस इज लोकसभा और उसमें क्या है, उसमें एमपीज हैं। कितने एमपीज हैं? हमने कहा 543 एमपीज हैं, राइट। जब प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करेगा तो एमपी नहीं रहेंगे, वो सारे बाहर हो जाएंगे। अब दोबारा बैठ सकते हैं वो? नो, उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना होगा और जीतने वाले एमपी ही यहाँ पे बैठेंगे। तो यानी कि अगर डिसॉल्व हुई तो एमपी नहीं रहेंगे, डीम टू बी रिजाइंड। अगर हम कह रहे हैं सरकार गिरी है, तब उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जो एमपी थे 543, उनमें से जितने लोग गवर्नमेंट बना के बैठे, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म होगा, यानी कि वो सरकार खत्म होगी। एमपी रहेंगे तो सरकार अगर ये खत्म होगी तो दोबारा से एक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा। किन में से? इन्हीं एमपीज में से, क्योंकि एमपी तो वही है ना सारे, यानी कि सरकार नहीं बनेगी। अब सरकार कौन बनाएगा? जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने खत्म कर दिया, सरकार गिर गई, तो सरकार वो बनाएगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जिसको ज्यादा एमपी सपोर्ट करेंगे वो पर्सन सरकार बनाएगा, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। मींस प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है और ऐसा होता रहता है। जब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं होती थी गवर्नमेंट में, ऐसा रहा है इंडिया में। अभी तो नहीं नजर आ रहा है पर पहले ऐसा रहा है, राइट। अब लोकसभा का एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? वही इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज जो है यहाँ पे राज्यसभा के कंपेरिजन में कम है, 5 साल या 25 साल का जो पर्सन है वो एमपी बन सकता है। इसका मतलब एमपी बन सकता है तो वो मिनिस्टर भी बन सकता है। अदर क्वालिफिकेशन क्या है? जो पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करे, और पार्लियामेंट ने किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये पास किया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। और ये प्रोविजन हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सारा पढ़ेंगे, चिंता ना कीजिए। जो सिलेबस में हम सारा पढ़ने वाले हैं, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले कि जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सिलेबस वाइज हम पैरा वाइज सब कुछ चलने वाले हैं, राइट। अब करती क्या है लोकसभा? लोकसभा के बहुत सारे काम है, पार्लियामेंट के बहुत सारे काम है। लॉ मेकिंग का बेसिकली जो काम है वो लॉ मेकिंग है, उसको हम थॉरली पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले इसका मेजर एक मैक्रो लेवल पे देख लेते हैं, उसकी पावर फंक्शन क्या है। पावर फंक्शन क्या है? जो बिल है, मीन्स लॉ मेकिंग है, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो जो वो बिल है उसको ये कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट को अगर हटाना हो तो वो कौन हटा सकता है? अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट अलग चीज है, लोकसभा अलग चीज है। तो लोकसभा चाहे तो गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। इसका मतलब ये होता है कि सरकार के पास सपोर्ट है या नहीं है, वो मेजॉरिटी है या नहीं है जिससे वो बनी थी। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इसका मतलब है कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, और मेजॉरिटी नहीं तो सरकार कैसी? तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। तो मतलब सरकार को हटाना तो क्या करना पड़ता है? लोकसभा को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है। फिर जो लेजिस्लेटिव मैटर है, मीन्स लॉ मेकिंग मैटर है, फाइनेंशियल मैटर, उसमें इन्फ्लुएंस ये करती है। और इम्पीच करना हो प्रेसिडेंट को, ये इनिशिएट कर सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। क्यों रोल होता है? राज्यसभा का भी तो है, इसका कैसे ज़्यादा है? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सरकार ये चलाती है। एनी हाउ, तो ओवरऑल जो पावर फंक्शन को हम कैसे देखेंगे, उसको डिवाइड कर लेते। लॉ मेकिंग है कि ये लॉ बना सकते किस पे? यूनियन लिस्ट पे, कंकरेंट लिस्ट पे, जो भी लिस्ट है स्टेट को छोड़ के। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? बजट बनवाना है, उसको पास करवाना है। फाइनेंशियल बिल है, अप्रोप्रिएशन बिल है, मीन्स खर्चा और
रेवेन्यू जो है और एक्सपेंडिचर दोनों, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों के बिल पास करवाने हैं। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल कैसे बनाए। कैसे बनाओगे? सवाल पूछ के। तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में डिबेट चलती है, डिस्कशन चलती है, उनको आपने सुना होगा कि क्वेश्चन आवर चल रहा है, जीरो आवर चल रहा है, डिबेट्स हो रही है, कमेटीज बनाई गई हैं नई नई। तो ये जो कमेटीज हैं, ये जो आवर्स हैं, ये जो मोशंस पास किए जाने किस लिए हैं? ये एग्जीक्यूटिव मीन सरकार जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको कंट्रोल करने के तरीके हैं, ताकि सरकार कुछ भी कर सकती है तो उसको कंट्रोल कैसे करेगी? जो आपकी लोकसभा है, क्वेश्चन करके, राइट, उसका ध्यान दिला के, तो मोशन पास करके। और अगर कुछ भी ना बचे कि उसको हटाने, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। जुडिशियल फंक्शन क्या है? वो बेसिकली क्वाजी जुडिशियल में आ जाते हैं कि इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, वो इसके जुडिशियल फंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यस, और अगर अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो भी कौन करेगा? लोकसभा स्पेसिफिकली। चाहे कुछ चीज़ों के लिए उनको अप्रूवल किसकी चाहिए? स्टेट असेंबलीज की या स्टेट गवर्नमेंट की। राइट, चलिए, तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, मीन्स लॉ कैसे बनते हैं। देखो, लॉ बनाने के कई चीज़ें हैं। किस तरह का लॉ बन रहा है? मनी रिलेटेड है, पॉलिसीज बननी है, कुछ कुछ और है, जनरल नेचर का है, सिविल है, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है। तो जैसा है तो उसके लिए उसी तरह का मोशन इंट्रोड्यूस किया गया। जनरली हम इसको कहते हैं बिल। तो पार्लियामेंट जो है बिल एक इंट्रोड्यूस करती है, उसको पास करती है, फिर वो बन जाता है लॉ। अब वो कैसे कैसे हो सकते हैं? एक बिल है आपका ऑर्डिनरी बिल, मतलब जिसमें कॉमन से जो नेचर के सवाल हैं, चीज़ें हैं, तो वो उसमें ऑर्डिनरी बिल में डाल दी जाती है। उसमें मनी मैटर नहीं होना चाहिए। कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? कोई भी, एनी मेंबर का मतलब ये है, चाहे वो गवर्नमेंट का मेंबर हो या प्राइवेट मेंबर हो, जो सरकार का हिस्सा नहीं है। सरकार मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। दूसरा, मनी बिल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। और ये बिल क्या है? आर्टिकल 110 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मेंशन है कि मनी बिल क्या है। तो वो बेसिकली मनी मैटर से डील करता है, तो वो इंट्रोड्यूस ये करेंगे। फिनांस बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, जो सिर्फ मनी के मैटर नहीं है, उसमें कुछ और मैटर भी आ जाए, पॉलिसी का मैटर भी आ गया मनी के साथ, तो वो फाइनेंस बिल हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं, तो वो कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। किस चीज़ के लिए? फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ बिल होते हैं जो प्राइवेट मेंबर खुद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि नॉन मिनिस्टर्स एमपी होंगे, बट इनके पास होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर उनको सरकार की सपोर्ट नहीं है तो कैसे पास होंगे? सरकार की सपोर्ट का होने का मतलब क्या है? मेजोरिटी की सपोर्ट होना, राइट। तो अब ये कैसे पास होते हैं, अब उनकी हम बात कर लेते हैं। हमने 3 बिल की पास की है, बात की है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। और याद रखिए, ये जो हम डिस्कस करने वाले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लैरिटी देगा आपको, अगर ये आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा पार्लियामेंट में होता क्या है, लॉ कैसे बनता है। देखो, जब आप बात करोगे लॉ बनाने की, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल की ड्राफ्टिंग जो भी करता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ वो बात करें कि पार्लियामेंट कैसे कर रही है। कोई लॉ बनाना है सपोज किसी चीज़ के लिए, अब उसका ड्राफ्टिंग हुई, बिल तैयार हुआ, अब बिल कहाँ पे आया? पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऑर्डिनरी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? हमने कहा पार्लियामेंट में, पर पार्लियामेंट के किस हाउस में? देखो, जो ऑर्डिनरी बिल है वो उसका इंट्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है। कहीं भी का मतलब ये है कि चाहे वो आप लोकसभा में कर दीजिए या राज्यसभा में, राइट। सो ईदर ऑफ द हाउस आप कह सकते हैं। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस। और ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होगा, इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद वो गजट में पब्लिश होने के लिए चले जाएगा कि बिल पेश किया जा रहा है, पता होना चाहिए सभी को। फिर आती है सेकंड रीडिंग। ये सेकंड स्टेज कह सकते हैं, इसको सेकंड रीडिंग हम बोलते हैं। और यही है जो इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहाँ पे इसको अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया जाता है। जैसे जनरल डिस्कशन होती है, जो बिल है उसके ऊपर फुल फ्लेज डिस्कशन होगी, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताए, और वहाँ पे सरकार उसका जवाब देगी कि वो बिल क्यों ला रही है। सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्लॉज क्या कहता है, इससे आप क्या करवाना चाहते हैं, ये पर्पज़ क्या है, ये क्लॉज क्यों डाला गया, इसको हटा दीजिए, जो भी होगा। और अगर लगता है तो वो क्या होगा, कमेटी स्टेज पे चला जाएगा। वो जो कमेटी है उसको भेज दिया जाता है जनरली, किस चीज़ के लिए? उसका एग्जामिनेशन के लिए, कि जो प्रोविजंस उसमें डाली गई हैं, क्लॉज सब क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन जो भी डाले गए हैं वो वैलिड हैं, कहीं पता ना लगे कल को वो अल्ट्रा वायरस निकले। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरस कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, खासकर फंडामेंटल राइट। अगर ऐसा हुआ
तो वो स्टक डाउन हो जाएगा। हमने कल बात की आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट के पास। उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज वो डिस्कस होगा, डिबेट होगा, उसके वोटिंग होगी। वोटिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम कह रहे हैं कि बताइए कौन क्या चाहता है। फिर है थर्ड रीडिंग, यहाँ पे फाइनल होगा बिल, डिबेट होगी और वो भी लिमिटेड और फॉर्मल डिस्कशन। उसके बाद उसकी वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन्स पास करने के लिए वोट डालिए कि अगर वोट मिले उसको जितने चाहिए, अगर मान लीजिए इसके लिए क्या चाहिए, जनरली सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए और उसको वो मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, पास। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, वो बिल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या ऑर्डिनरी बिल लैप्स हो सकता है, लैप्स इन द सेंस पास ना हो, ऐसा हो सकता है, फेल हो सकता है कि बिल। तो यहाँ पे कैच क्या है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए जनरली चाहिए सिंपल मेजोरिटी जनरली, और सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी बिल तो सरकार पास करा ही लेगी, और अगर नहीं करा पाती है कि वो बिल भी फेल हो जाए उसका, तो इसका मतलब सरकार के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है, तो वो सरकार कैसे है। तो मॉरल ग्राउंड्स पे तो ये होता है कि उसको रिजाइन करने देना चाहिए। अगर नहीं वो करती तो अपोजिशन क्या करेगी, फिर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी कि सरकार के पास तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी बिल पास कराने के लिए, तो ये सरकार सरकार बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके पास सपोर्ट नहीं है मेजोरिटी का, इसको हटा देना चाहिए। राइट, ऐसा होगा। चलिए, जब बिल पास हो गया, मान लीजिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी था वो पास हो गया। अब ऐसे मानते हैं हमने लोकसभा में भी बिल पास हो गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, तो कहाँ गया वो, दूसरे हाउस में, राज्यसभा में गया। तो राज्यसभा में क्या हो सकता है, ऑप्शन क्या राज्यसभा के पास, जो प्रोसीजर पहले फॉलो हुआ है वही फॉलो होगा। जब वोटिंग होगी तो क्या हो सकता है, पहला तो यही है कि ये पास कर दें कि लोकसभा ने पास किया था, ओके कर दिया, अब वो कहाँ गया, राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा क्या कर सकती है कि नंबर 1 ओके कर सकती है। दूसरा क्या कर सकती है, वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है कि ठीक है बट ये हमारी कुछ सजेशंस हैं, इनको देख लीजिए आप, अगर ऐसा कुछ कर देंगे, चेंज कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो कहाँ भेज देगी, वापस लोकसभा। अब ये लोकसभा की मर्जी है, माने या ना माने, क्योंकि सजेशंस आई हैं, ये बाइंडिंग नहीं है, ये मर्जी है। और अगर वापस उसने भेज दिया, अब क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, पास करना पड़ेगा फिर इनको। तीसरा क्या है, ये मना कर दें कि हम पास नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, राज्यसभा रिजेक्ट कर दे बिल को, तो लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने किया रिजेक्ट। राइट, तीसरी कंडीशन हो गई, रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या हो सकता है, देखो अगर रिजेक्ट हो जाए, या चौथे ही, ये दोनों केस में रिजेक्ट हो जाए या कोई एक्शन ना ले राज्यसभा की बिल उसके पास आया और वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं बिल को, कब तक, 180 दिन का पीरियड है, 180 डेज, 6 महीने तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीने छोड़िए, 6 महीने तक। तो 6 महीने तक अगर पास नहीं हुआ तो अब क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया या वो विदहोल्ड कर लिया, तो क्या होगा, अब इसको कहते हैं डेडलॉक क्रिएट हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो बिल तो पास नहीं हुआ, तो बिल लॉ नहीं बन सकता। सो अब इस डेडलॉक का क्या होगा, डेडलॉक क्यों है, लोकसभा कहती है यस, लोकसभा कहती है यस, राज्यसभा ने क्या कहा, नो। नो कह देना या 6 महीने तक कुछ भी ना कहना, मतलब ना में ही ना है, या उसकी चुप्पी में हाँ नहीं है ना है, राज्यसभा की चुप्पी में। तो इसको हम कहते हैं कि इन दोनों केसेस में डेडलॉक है, तो बिल पास नहीं होगा। अब अगर बिल पास करवाना चाहते हैं तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट को लगता है ये बिल पास होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है बिल पास हो, तो प्रेसिडेंट से कहा जाएगा, प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 108 में उसको पावर दी गई है, वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, जॉइंट सेशन किसका, लोकसभा और राज्यसभा का। वो किससे कहेगा, स्पीकर से कहेगा, और स्पीकर बेसिकली करेगा, ठीक है, उसको प्रेजाइड करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अब ये याद रखिएगा, खास बात क्या है, अब
जब जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी तो वहां पे कोई डिस्कशन नहीं होगी बिल को लेके कि बिल में ये सही है ये गलत है। लोकसभा कहेगी, राज्यसभा कहेगी हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो जब हमने रिजेक्ट कर दिया तो ये पास होना ही नहीं चाहिए, या हम इसके ऊपर कुछ बात नहीं करना चाहते। अब पास करवाना है तो अगर जॉइंट सीटिंग हो गई तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उनसे कहा जाएगा आप क्या करिए, आप वोटिंग करिए, बस वोटिंग करिए। और वोटिंग का मतलब क्या है कि अगर मेजॉरिटी वोट आ गए तो ये बिल क्या हो जाएगा, पास। और आपको पहले पता है कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543 अभी, और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245, राइट। तो मेजॉरिटी किसके पास है, पहले से ही लोकसभा के पास है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी। तो डेडलॉक अगर हुआ और जॉइंट सीटिंग हुई तो चांसेस क्या हैं, बिल पास करा लिया जाएगा। और ये कहाँ पे होता है ये चीज़, ऑर्डनरी बिल में यूज़ किया जाता है, मनी बिल में कोई डेडलॉक नहीं माना जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है जो आपको पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, सॉरी। अब देखो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी हमने पास करवा ही लिया। तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया था तो भी ठीक, नहीं पास किया तो हमने डेडलॉक के बाद जॉइंट सेशन से पास करवा लिया, तो दोनों तरफ से पास होके आ गया। अब कहाँ पे आया, अब वो आया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट उसका क्या कर सकता है, देखो पहली कंडीशन तो यही है, ही कैन गिव एक्सेंट, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर उसने ओके कर दिया तो क्या होगा, मीन्स उसने मंजूरी दे दी, अब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। एक्ट होके क्या होगा, गजट में पब्लिश होगा, और गजट में पब्लिश होने का मतलब क्या है, वो लॉ बन जाएगा, ये लॉ ऑफ द लैंड, बात खत्म हो गई। यही होता है, जिस दिन गजट में पब्लिश होता है तब से लॉ बनता है कोई एक्ट। बट अगर वहां पे लिख दिया जाए कि जब ये प्रेसिडेंट ने इसको मंजूरी दी थी उस दिन से एनफोर्स होगा, तो उस दिन से माना जाएगा। उसके अलावा क्या कर सकता है, तो उसके अलावा दो चीज़ और कर सकता है प्रेसिडेंट। अगर वो चाहते हैं कि बिल पास ना हो, नंबर टू क्या कर सकता है, वो विद होल्ड करके रख सकता है। जैसे राज्यसभा ने विद होल्ड किया कि कोई इसको जवाब नहीं दिया, इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, हमने पढ़ा था कल, पॉकेट वीटो कल पढ़ा था, सुना था, डिस्कस तो अब होगा, अच्छे से क्लैरिटी अब आएगी। पॉकेट वीटो मतलब उसने जेब में रख लिया, कोई जवाब नहीं है, कब तक रख सकता है, इनडेफिनेट पीरियड तक रख सकता है वो। इनडेफिनेट, कोई सवाल उसे पूछेगा, नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो चाहते नहीं बिल पास। और ऐसा कब कर सकता है, जब उसको लगता है गवर्नमेंट वीक है, बिल भी अच्छा नहीं है, और गवर्नमेंट गिर सकती है, तो क्यों इसको मैं पास होने दूं, क्योंकि दोबारा नई सरकार आएगी, वो फिर कुछ और करेगी। तो वो पॉकेट वीटो इस्तेमाल करेगा। जब पॉकेट वीटो इस्तेमाल की मतलब यह क्या हुआ, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, राइट। तो बिल लैप्स हो जाएगा उसके बाद, सो बिल लैप्स हो जाएगा, वो पास नहीं हो सकता, खत्म बिल। तो इस कंडीशन में अगर एक्सेंट दी तो ठीक है, लॉ बन जाएगा, यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा दोनों का मिडल पाथ है कि उसको बिल जो है थोड़ा सा कमी वाला नजर है, उसको लगा इसमें कुछ कमियां हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो लोकसभा को बिल वापस भेज सकता है। अगर वो मनी बिल है तो नहीं भेजेगा। हम बात कर रहे हैं अभी ऑर्डनरी बिल की, किस चीज के लिए, कि इसमें मुझे कुछ कमियां नजर आ रही है, इसको रिकंसिडर कर लीजिए, राइट। और अगर लोकसभा ने उसको रिकंसिडर किया, चेंजेस की या नहीं की, वो बात की बात है, और फिर प्रेसिडेंट के पास दोबारा से भेज दिया, नाउ द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू, अब उसको कोई किंतु कोई परंतु कोई पॉकेट वीटो को कुछ नहीं करना है, अब इसको सिर्फ क्या करना है, ही मस्ट गिव हिज एक्सेंट, तो पास करना ही करना है, और वो लॉ बन जाएगा। तो सिर्फ पॉकेट वीटो जहां से वो बिल को रोक सकता है, अदरवाइज उसको लॉ बनाना ही पड़ेगा, मंजूरी देनी ही पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्ट दे या रिटर्न भेज करे उसको, और रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा आए तब उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे ऑर्डनरी बिल पास होते हैं। मनी बिल यही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब इसमें एक चीज मैं दोबारा आपको कर देता हूँ कि हमने क्या कहा, इसको हमने ऐसे समझा कि ये केस वन हम ले लेते हैं कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसने पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने या तो पास कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या विद होल्ड कर लिया, या वापस भेज दिया। तो अगर जब इसमें भी पास हो जाएगा तो वो कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास। और दूसरा केस क्या हो सकता है, राज्यसभा ने ऑर्डनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया, अब वो कहाँ जाएगा फिर, लोकसभा के पास, क्योंकि एक हाउस के बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा ही जाएगा। अगर यहाँ पे लोकसभा रिजेक्ट कर देगी तो वो बिल वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, वहीं लैप्स हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा वो, राइट, आगे नहीं जाएगा उसके बाद वो। मनी बिल के केस में ये दो
केस नहीं होंगे, मीन्स हम यहाँ का दोनों बात करें कि अगर वो पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो केस 1 है, अगर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो केस 2 है। मनी बिल में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे केस 1 होगा, वहां केस 2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, और वो भी सरकार करेगी, मिनिस्टर करेगा। सो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। और ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन सर्टिफाई करेगा? ये स्पीकर बताता है। तो अगर स्पीकर ने कह दिया कि बिल जो है मनी बिल के डेफिनेशन में आता है, तो वो राज्यसभा नहीं जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी? लोकसभा से। और ये कौन से मैटर होते हैं? टैक्सेशन के, बोरोइंग के, है ना, जो फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड, ऐसे जो मैटर हैं वो मनी बिल के होते हैं। तो जनरली इसमें मनी मैटर्स ही होते हैं, पॉलिसी मैटर्स कम ही होते हैं। अब इसकी जो पासिंग है, मीन्स इसको अगर पास करना है मनी बिल को, तो कैसे होगा? सबसे पहले मैंने बोला इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा? इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा यहाँ पे आएगी नहीं। तो यहाँ पे एक ही केस है, केस नंबर 1, तो लोकसभा। देयर इज नो केस नंबर 2। सो इंट्रोड्यूस्ड ओनली लोकसभा। तो लोकसभा है तो वो तो पास करेगी करेगी, आपको पता ही है, क्योंकि हमने पहले बात की, अगर लोकसभा पास नहीं कर सकती फिर लोकसभा में सरकार कहेगी। उसके बाद कहाँ जाएगा? वो राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? वहां पे हमने बोला था कि वो या तो इसको पास कर सकती है, अच्छी बात है, या वो रिजेक्ट कर सकती है ना, या कर सकती है वो रिकमेंड कर सकती है चेंजेस। अगर वो रिजेक्ट करे, अगर वो ये करे, राइट, तो क्या हो सकता है? दोनों केसेस में वो बिल पास माना जाएगा। अब कैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं। अगर रिजेक्ट किया तो भी पास, अगर उसने उसको विदहोल्ड कर लिया, कितने दिन के लिए? 14 डेज के लिए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहां पे 6 महीने थे ना ऑर्डिनरी बिल में, यहाँ पे 14 दिन है। 14 दिन के बाद वो पास मान लिया जाएगा। मतलब राज्यसभा कुछ भी करे, हाँ करे, ना करे, या चुप हो जाए, वो तीनों केसेस में बिल पास ही माना जाएगा। तो फिर यहीं से सवाल आता है मेंस में, फिर इंपॉर्टेंस क्या, काहे को बनाइए राज्यसभा? फिर ये सवाल निकलता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा when it has little role, when the more power is given to the लोक सभा, राइट। बनता है सवाल, आप सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है ना। चलिए, उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद सिंपल सी बात है कि अगर ये हुआ तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या होगा? वो अपनी एक्सेंट देगा ही देगा, उसके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं इस केस में। कहा जाता है क्योंकि ये पहले उसकी रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। सो राज्यसभा इसको ना रिजेक्ट कर सकती है, कहा जाए तो ना अमेंड सजेस्ट कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती वो, सिंपल। जो तीसरा है वो फाइनेंस बिल है, या फाइनेंशियल बिल उनको बोलते हैं। दो तरह के थे, फाइनेंशियल फर्स्ट और टू सेकंड कैटेगरी, राइट। तो एक तरह से कह लीजिए कुछ मनी बिल की तरह, एक ऑर्डनरी बिल की तरह है। तो जो फर्स्ट है वो कैसा है? वो मनी मैटर कंटेन करता है, बट फर्क ये है कि उसको एज अ मनी बिल सर्टिफाइड नहीं किया जाता, इसलिए वो फाइनेंस बिल है। क्योंकि ये कौन कर रहा है सर्टिफाई? उसमें कुछ इश्यू होंगे, पॉलिसी मैटर होंगे, तो इसलिए उसको नहीं किया जाता है बाय द स्पीकर सर्टिफाई। तो जैसे मनी बिल पास होगा, राइट, वो वैसे पास होगा, कैसे? मनी बिल की तरह। तो इसका मतलब इंट्रोड्यूस कहाँ होगा? लोकसभा में, राइट। बट उसके बाद जो बाकी आगे काम है तो वो ऑर्डनरी बिल की तरह हो जाएगा। तो राज्यसभा की उसमें अथॉरिटी है, उसकी जो से है वो ज़्यादा आ जाएगी, उसकी भी चलने लगेगी। जो दूसरा है फाइनेंशियल बिल, जो सेकंड कैटेगरी का, इसमें सिर्फ मनी की एक्सक्लूसिव जो प्रोविजंस है वो नहीं होती। सो इसको बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। बट ये क्या है? बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लाइक मनी बिल की तरह इंट्रोडक्शन होगा, बट ट्रीट कैसे होगा? लाइक ऑर्डिनरी बिल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज मेन जो आपको समझना है, ऑर्डिनरी बिल समझना है और मनी बिल समझना है, ये मिक्सचर है दोनों का। नेक्स्ट कौन सा बिल था? द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राइट। तो इसके लिए क्या है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा के राज्यसभा में? ईदर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे जो प्रोविजन क्या है? ईदर ऑफ द हाउस। ईदर ऑफ द हाउस जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों हाउसेस के पास प्रोविजन बराबर है, चाहे वो लोकसभा है
या राज्यसभा है, दोनों के पास बराबर पावर है, राइट। उसके बाद पास होगा, यस, जो भी पास करे मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होगा, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी कौन सी, टोटल मेंबरशिप की। और 2/3 यानी कि इसको आप कह सकते हैं, जो अपने कल बात भी की थी, स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास होगा, राइट, स्पेशल मेजॉरिटी से। उसके बाद क्या होगा, ये खास चीज़ है यहाँ पे, नो जॉइंट सिटिंग इज अलाउड। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर है वो इक्वल है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, कि अगर राज्यसभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं पास होने देंगे, हम नहीं चाहते पास हो, तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा या लैप्स हो जाएगा, इसमें जॉइंट सिटिंग करके इसको पास नहीं करवाया जाएगा बाय द लोकसभा। और कुछ मैटर ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ लोकसभा की ही नहीं चलेगी, वहाँ पे पार्लियामेंट को 50% ऑफ द स्टेट असेंबली से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये हमने डिस्कस किया था कि जो अमेंडमेंट है वो 3 तरह की है, एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल से, और तीसरी स्पेशल मेजोरिटी विद 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट असेंबलीज। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो इसको अप्रूवल दे ही देगा, राइट, वो नहीं रोकेगा। तो एक सवाल आता है कई बार कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो बिल का क्या होगा, कि एक बिल पास होने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, राइट, तो क्या होगा, उसने पास कर दिया तो क्या होगा, उसने पास कर दिया राज्यसभा तो क्या हो गया है, फिर उस बिल का क्या बनेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया और फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तब क्या होगा। तो ऐसी कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं और सवाल आते हैं, तो ये क्या है, ये आपको क्लैरिटी देगा। अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं, इसका मतलब क्लैरिटी है, और क्लैरिटी है तो आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज गोल गोल हो जाएगा सब कुछ, दुनिया गोल है। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे समझिए, देखो लोकसभा लोगों की सभा है, ये क्लियर है आपको, डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल है वहाँ पे, वो सरकार है, वहीं से सरकार चलती है। तो लोकसभा का मतलब सरकार, और सरकार कुछ करना चाहती है, कोई लॉ बनाना चाहती है, और सरकार ने वो बिल पास किया, पर क्या हुआ, लोकसभा को डिसॉल्व हो गई। तो जिसने वो बिल शुरू किया है वो उसका आइडिया था, अब वो नहीं रहे, तो उस बिल का क्या करना, क्योंकि जो नई सरकार आएगी उसका वो आइडिया ना हो, तो इसलिए वो बिल लैप्स हो जाएगा। तो जब जब ऐसे होगा वो बिल लैप्स ही होते रहेंगे, राइट। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो, या फाइनेंस बिल हो, अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, अगर अभी लोकसभा ने पास नहीं किया, पेंडिंग है, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, दोबारा वो कुछ नहीं उसका होगा। अब नई जब सरकार बनेगी, नई लोकसभा की नई सरकार बनेगी, तो दोबारा वो पेश करेंगे, उस बिल को करना है या मॉडिफिकेशन करके जैसे भी करना है करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि जो उसको बनाने वाले थे, है ना, जो उसके कर्ता धर्ता थे, वो तो चले गए। दूसरा, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा ने पास भी कर दिया, पर वो राज्यसभा पे गया हुआ है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फिर वही कंडीशन है कि जिस सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया था वो तो चली गई ना, तो राज्यसभा कहेगी हम इसको पास करके क्या करेंगे, क्योंकि नई सरकार आएगी फिर वो कहेगी, तो इसलिए बिल वहां पे भी लैप्स हो जाएगा, तो बिल वो बिल नहीं रहेगा, खत्म। कि ऐसे समझ लीजिए हमने बिन में डाल दिया उसको उठा के, रिसाइकल बिन में, भी कुछ नहीं होगा उसका। बट अगर बिल दोनों हाउस से पास हो चुका है, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अब वो कहाँ पे पेंडिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, ऐसे में क्या होगा, अब वो पार्लियामेंट ऑलमोस्ट पास कर चुके हैं, सिर्फ अप्रूवल चाहिए, तो कहा जाता है कि अब वो लैप्स नहीं होगा, अब वो लॉ बनेगा। या ये कंडीशन हो गई कि या जॉइंट सिटिंग बुला ली गई, अगर जॉइंट सिटिंग नोटिफाई हो गई तब भी वो लैप्स नहीं होगा, राइट। तो इन तीनों बिल का यही तरीका है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उनके बारे में क्या कहा जाता है कि वो किसी भी स्टेज पे हो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हैं, तो वो लैप्स नहीं होंगे, राइट। उसके अलावा अगर कोई बिल राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया, वहीं पे वो पड़ा है, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं, लोकसभा है, अब लोकसभा तक तो वो पहुंचा नहीं है, तो लैप्स नहीं होगा। और जब नई लोकसभा आएगी तो वहां पे भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो राज्यसभा ने पास किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राज्यसभा ने बिल इंट्रोड्यूस किया और पास कर भी दिया, तो लोकसभा डिसॉल्व होगी, फिर क्या हुआ, वहां तो भी बिल गया ही नहीं है, अगर गया भी है तो वो डिसॉल्व होगी, नहीं आएगी तो उनको फिर दोबारा उनके आगे रख दिया है, क्योंकि इनिशिएट किसने किया, वो दूसरे हाउस ने किया है। तो ये चीज़ समझिएगा, तो ऐसे देख सकते हैं।
कि जो बिल हैं, मनी बिल, ऑर्डनरी बिल, फाइनेंस बिल, जो सारे हैं वो फर्स्ट ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप नंबर 1, और जो दूसरे हैं वो ग्रुप नंबर 2 में। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो लैप्स होता ही नहीं, नॉट लैप्स। जबकि जो ऑर्डनरी बिल है, मनी बिल है, अगर वो लोकसभा में पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएंगे, अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिए फिर वो लैप्स नहीं होंगे। ये कंडीशन याद रखिएगा। तो कहाँ पे लैप्स हैं और कहाँ पे वो लैप्स पास हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे समझने की चीज़ है, इजी रहेगा, इसलिए मैंने ये माइंड में बनाया ताकि आपको ये चार्ट जो है फ्लो चार्ट से जल्दी समझ में चीज़ें आती हैं। और कोशिश कीजिए आप ये जितने फ्लो चार्ट बनाएंगे अपने ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए, उतना आपको रिवाइज करना आसान रहता है, राइट। क्योंकि ब्रेन को देखो ना, इमेजेस समझ में आते हैं, डायग्राम समझ में आते हैं, वो लिखे हुए नंबर्स कम समझ में आते हैं कि वर्ड्स आपने बहुत सारे लिख दिए। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उससे क्या होता है, नंबर ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं पता है नंबर ज़्यादा? क्योंकि जो एग्ज़ाम चेक कर रहा है पेपर को, उसको आसानी हो जाती है सवाल समझने में आपका, वो नहीं पढ़ना चाहता आपने कितना कुछ लिखा है, किसी का मन नहीं करता, उसके बाद बहुत सारे पेपर चेक करने को पड़े होते हैं, तो कौन पढ़ेगा इतना सारा, राइट। एनी हाउ, चलिए, फिर जो पार्लियामेंट काम करती है, कैसे करती है, उसके अलग अलग सेशंस लगते हैं। तो सेशंस कितने होते हैं? आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है, राइट, कि 3 सेशन है, और साल में कम से कम 2 तो समन होंगे। और ये समन करता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और 2 की बात क्यों हो रही है? देखो 3 है तो 2 क्यों कह रहे हैं? बेसिकली ऐसा है कि जो सेशंस हैं उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, दिस इज़ वन थिंग। दूसरा कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और हमेशा पूरे साल तो ज़रूरत नहीं पड़ती लॉ बनाने की, तो इसलिए उसको फिक्स कर दिया कि इस टाइम मिलेंगे, जो ज़रूरी लॉ होंगी वो हम बनाएंगे, बाकी अपने एरिया के जो काम है वो एमपी अपना अपना करता रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली है कि आफ्टर ऑल वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, तो लोगों की सुनने के लिए उनको अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा, सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के तो काम नहीं होगा, राइट। तो कौन कौन से सेशन हैं? लोग कहते हैं वो समर सेशन, विंटर सेशन, है ना, ऐसा नहीं है, उसको हम कहते हैं विंटर सेशन है नवंबर दिसंबर का। उसके बाद जो आता है वो बजट सेशन होता है, जिसमें बजट पास किया जाता है, फेब टू मई। और फिर आता है समर सेशन, नो, इट्स मानसून सेशन। कब से है? जुलाई से सितंबर तक चलता है। अब इतना चलेगा कि नहीं चलेगा वो बात की बात है, चाहे वो जैसे जुलाई टू सितंबर लिखा है तो 7th 8th और 9th 3 महीने का है, 90 डेज का है। बट वो चाहे 20 डेज रहे, 40 डेज रहे, इट्स अप टू द गवर्नमेंट कितने दिन रखना चाहती है। और वो चाहे तो जब भी उसको प्रोरोग कर सकते हैं, मीन्स एंड ऑफ द सेशन वो अनाउंस करवा सकते हैं। अब आगे क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है किसको? एग्जीक्यूटिव को, सरकार को कंट्रोल करती है। क्या क्या डिवाइस हैं उसके पास, तो ये आपको पता होना चाहिए, सवाल आते हैं ये। उसके पास डिवाइस क्या है? जैसे क्वेश्चन आर है, आर मतलब एक 1 आवर दिया होता है किस चीज़ के लिए? क्वेश्चन आर के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो जो कोई एमपी है वो मिनिस्टर से उनके एक्शंस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में वो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और ये कब होता है? 11 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है सेशन, 11 से 12, 1 घंटा। और जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 2 तरह के होंगे, एक पे स्टार लगा होगा, एक पे स्टार नहीं लगा होगा। तो एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, एक होते हैं या दूसरे होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड पंजाबी में कहते हैं उनको तारांकित, स्टार्ड को तारांकित। जो स्टार्ड हैं उनका जो रिप्लाई है वो ओरल दिया जाएगा, ओरल दिया जाएगा। तो वहां पे एडिशनल क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। कौन पूछेगा? जिसने सवाल पूछा है। जहां अनस्टार्ड क्वेश्चन है उसका वो टाइम लेके रिटर्न में रिप्लाई सबमिट करेगा जो कंसर्न मिनिस्टर होगा, और उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और जब ये 12 बजते हैं तो वहां पे घड़ी में हो जाते हैं 0-0 कहा जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं 0 आवर। तो 0 आवर जैसे कहते हैं ना, 0 पीरियड लग रहा है। अब 0 आवर में क्या है? यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो 0 आवर में एमपी जो है, कोई भी एमपी कोई भी जो अर्जेंट इशू है उसको वो रेज कर सकता है। वहां पे रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन आवर में तो रोक टोक क्या है, क्वेश्चन आवर में फिक्स है कि आज कौन कौन से एमपी अपना सवाल पूछेंगे। उसको पहले लिस्ट देनी पड़ती है, मेरा सवाल ये है, तो हर सवाल का एक नंबर होता है, नंबर वाइज होता है कि आज ये सवाल पूछे जाएंगे और अगले दिन ये वाले सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे 0 आवर है, कुछ भी पूछिए, रैंडम चलेगा। फिर एक होता है अर्जनमेंट मोशन। अर्जनमेंट मोशन का मतलब क्या है? जब एक मोशन इंट्रोड्यूस किया था किस चीज़ के लिए, कि जो कोई ऐसे मैटर है जिस पे जो पब्लिक इंटरेस्ट का अर्जेंट है,
उस पर ध्यान दिलाने की ज़रूरत है सरकार की। सरकार को, हमें लगता है कि सरकार को नहीं पता लग रहा है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो सरकार का ध्यान वहाँ पे लाना पड़ेगा। या हो सकता है किसी एक एरिया में कुछ ऐसा हो जो सरकार को भी पता ना हो, रिपोर्ट ना किया गया, तो उस तरफ ध्यान खींचने के लिए जब कुछ ऐसा करना, तो अटेंशन के लिए बेसिकली तो एडजमेंट मोशन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये आपको पता है, जब हमें लगता है कि सरकार को गिराना है। सरकार को गिराना क्यों? क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं है, इट लैक्स सपोर्ट ऑफ द अदर मेंबर्स। तो जब सपोर्ट नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसको हटाने के लिए एक मोशन पास करेंगे जिसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमने पहले बात की थोड़ी देर पहले कि अगर वो पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। सेंसर मोशन क्या होता है? अब सेंसर कब लगाएंगे? कि आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको रोकना है, तो आपको उसको डिसअप्रूव करने के लिए, उसको सेंसर करने के लिए सेंसर मोशन लाया जाता है। कट मोशन क्या होता है? ये जब बजट पास हो रहा होता है जनरली, वहां पे हम यूज करते हैं कट मोशंस। और उसमें होता क्या है कि वहाँ पे डिमांड्स रखी जाती हैं कि सपोज़ कि सरकार ने कहा एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए इतना पैसा हम डाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए। अब हमें लगता है यार ये तो 700 करोड़ में हो जाएगा, या हमें लगता है दिस इज वेस्ट, ये तो प्रोजेक्ट होना ही नहीं चाहिए। तो दोनों को कहने का तरीका अलग होगा, राइट? तो एक होता है, उसको कहते हैं कट मोशन, कई तरह के हैं। वन इज पॉलिसी कट, ये बजट में चलता है पॉलिसी कट। एक होता है इकोनॉमी कट, इकोनॉमी कट। एक होता है टोकन कट। पॉलिसी का कट में क्या होता है कि हमें तो पसंद ही नहीं तुम्हारी पॉलिसी यार, तो कैसे? उसकी लैंग्वेज होती है कि जो खर्चा है वो आप कम कर लीजिए। कितना ले लीजिए? 1 रुपया ले लीजिए जी, राइट? अगर उसको लगता है कि यार ठीक है, कुछ कम कराने की जरूरत है, 700 करोड़ दे दो इनको, सारा कुछ ठीक है, खर्चा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इकोनॉमी कट। तो ऐसे ही कट चलते हैं। उसके अलावा देर आर कमेटीज़, कई तरह की हैं। फाइनेंस कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, डिपार्टमेंट की जो कमेटीज़ होती हैं, कुछ एडहॉक कमेटीज़ बना दी जाती हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ये क्या करती हैं? ये गवर्नमेंट के एक्शंस को, उनकी पॉलिसीज़ को स्क्रूटनाइज करती हैं कि जो गवर्नमेंट कर रही है ठीक भी करे कि नहीं कर रही है, उनकी जांच पड़ताल करती हैं। इसे होता क्या? चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं कि सरकार के ऊपर भी कोई कंट्रोल होना चाहिए। वो कौन करता है? पार्लियामेंट इज द कंट्रोल। और खासकर कब होगा? जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपोजिशन होना किसी कंट्री में, खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री में, अपोजिशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सरकार है वो अथॉरिटेरियन ना हो और उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहें, उसको कंट्रोल किया जा सके। कौन कर सकता है? इट इज़ द पार्लियामेंट। और अगर पार्लियामेंट में सरकार की मेजोरिटी इतनी ज़्यादा है कि अपोजिशन बिल्कुल वीक हो गया, तो वो अथॉरिटेरियन हो सकती है। हो या ना हो, बट चांसेस हो सकते हैं, राइट? ऐसा है। तो ये उसी लिए बनाया हुआ है कि जब ये कमेटीज होंगी, उसमें एमपीज होंगे, वो एमपी जो अभी मिनिस्टर नहीं है, अपोजिशन पार्टी भी होगी उसमें, तो ऑब्वियस है वो बोलेंगे ना कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये एक्शन जो गलत लिया जा रहा है, पॉलिसी जो गलत है। चलिए, अब यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन है? खासकर प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की हम बात करेंगे, बाकी ऑफिसर्स के नाम ले लेते हैं। देखो, लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह को जब आप देखते होंगे, पार्लियामेंट का आपने सेशन कभी देखा किसी ने? तो उसमें देखना आपको कौन दिखता है? स्पीकर साहब दिखते हैं हमेशा। और जिस दिन स्पीकर साहब छुट्टी पे होते हैं, आए नहीं होते, तो उस दिन उसकी जगह डिप्टी स्पीकर ले लेते हैं। और याद रखना, डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू स्पीकर, दोनों इक्वल हैं। डिप्टी स्पीकर इसलिए डिप्टी है कि हमेशा यही बैठेगा ऊपर सीट पे, कि जब सेशन चल रहा है तो ऊपर कौन बैठेगा? स्पीकर। बाकी लोग सारे कहाँ बैठे हैं? नीचे बैठे हैं। नीचे मीन्स सदन में अपनी चेयर पे बैठे हैं, ये इसकी चेयर ऊपर है थोड़ा सा। इसका काम क्या है? प्रेसाइड करना। और डिप्टी स्पीकर कहाँ बैठा है? बीच में, एमपीज के बीच में, क्योंकि वो एमपी भी है। और जिस दिन ये नहीं आएगा तो उस दिन वो स्पीकर बन के बैठ जाएगा, तो इतना उसका काम है। तो वो डिप्टी नहीं है, उसका सबॉर्डिनेट नहीं है, वो इक्वल है उसका। राज्यसभा में ये काम कौन करता है? वहां पे स्पीकर नहीं बोलते, उसको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। और चेयरमैन हमने कल पढ़ा था, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। किसका? राज्यसभा का। उसके अलावा लीडर ऑफ द हाउस होता है, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। लीडर ऑफ हाउस का मतलब क्या है? कि जो लोकसभा में जनरली जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द हाउस होगा, या किसी और को नॉमिनेट किया जा सकता है, यस। और जो अपोजिट पार्टी है उसका जो लीडर होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन या ये जो प्रोविजन है, बिजनेस रूल्स हैं इसके बने, उसमें लिखा हुआ है कि अगर अपोजिट पार्टी के पास जो मेजोरिटी वो 10% से भी कम है तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है जनरली।
और ये लोकसभा में और ये राज्यसभा में भी ऐसा होता है, ये नॉमिनेट करती है, पार्टीज नॉमिनेट कर देती है कि ये हमारा लीडर ऑफ द हाउस है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, अब स्पीकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पीकर साहब कौन होते हैं? देखो, स्पीकर साहब कोई अलग पोस्ट नहीं है। स्पीकर को ये नहीं कि आपने वोट डाला, आपने एक एमपी को वोट डाला था, तो एमपीज में से किसी को इलेक्ट कर दिया जाता है। कब? उसकी पहली मीटिंग में। तो होता क्या है कि जब फर्स्ट मीटिंग होती है, जो पुराना स्पीकर यहाँ पे वो बैठा होगा, ओल्ड स्पीकर, वो उठ के जाएगा और यहाँ पे एक पर्सन को बिठाया जाएगा, उसको बोलते हैं प्रो टेम स्पीकर। ये याद रखिएगा, प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर एक टेम्परेरी है, पहली बात तो ये कुछ देर के लिए बनता है, टेम्परेरी पोस्ट है। कब तक के लिए बनता है? जब तक नया स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए। तो जो लोकसभा के मेंबर हैं तब तक ये उनको प्रेजाइड करेगा, उस हाउस को, लोकसभा को, और वो क्या करेंगे, एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे अमंग देमसेल्फ। किस चीज के लिए? टू बी अपॉइंटेड एज स्पीकर। कहाँ पे प्रोविजन? आर्टिकल 1993 में है। और स्पीकर कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। और कब तक रहेगा? जब तक अलग स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए तब तक वो होता है। और खास बात क्या है? ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये नहीं है क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि लोकसभा में जो मेंबर बैठे हैं वो किसके हैं? वो पार्टीज के मेंबर है। अब इन्हीं में से एक आप लोकसभा का क्या बना देते हैं? स्पीकर बना देते हैं। यही किया आपने, तो वो बायस नहीं होगा? नहीं, यही कहा जाता है कि जो पार्टी का मेंबर है वो बनेगा तो यहाँ पे वो अनबायस्ड होना चाहिए, चाहे वो अपनी पार्टी से कह लो रिजाइन कर दे उस टाइम के लिए, और वो डिफेक्शन में नहीं आएगा। राइट, वो तो जो भी काम करेगा वो न्यूट्रल होकर करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। पावर एंड फंक्शंस बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है। पहले तो ये वो लोकसभा के सेशन को प्रेजाइड करेगा, जितने भी सेशन होंगे उसका प्रेसिडेंट कौन है? वही है, हाउस का लीडर वही है उस टाइम। तो डेकोरम मेंटेन करवाना है लोकसभा का, ऑर्डर मेंटेन करवाना है, मनी बिल है नहीं डिसाइड करवाना है, ये करेगा। एंटी डिफेक्शन का कोई केस आ गया, मतलब दल बदल लिया किसी ने, तो उसकी फाइनल अथॉरिटी डिसाइड करनी कौन है? वहाँ पे इसके पास जुडिशियल पावर आ जाती हैं। अगर कोई मेंबर है उसने डिफेक्ट किया, डिस्क्वालीफाई करना है उसको, कौन करेगा? यही करेगा। कि बिल है उसको डिस्कशन करवानी है, उसको कमेटी को रेफर करना है, कौन करेगा? स्पीकर करेगा। और अगर वोटिंग हुई और वहाँ पे बराबर बराबर वोटिंग आ गई, कुछ हाँ और कुछ ना, वो दोनों बराबर हैं, यानी कि टाई हो गया, तब स्पीकर वोट कास्ट कर सकता है। अदरवाइज वो एज एमपी वोट कास्ट नहीं करता, वो बिना वोटिंग के रहता है। और जो रूल्स कमेटी हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसका चेयरमैन वही होता है जी। डेप्टी स्पीकर का काम क्या है? तो ये कौन इलेक्ट करता है? पहली बात तो वही है कि वो लोकसभा के मेंबर इसको इलेक्ट कर रहे हैं। कब तक के लिए? जब तक लोकसभा रहेगी। और इसका काम सिर्फ एक ही है, ही एक्ट एज अ स्पीकर इन द एब्सेंस, इन हिज एब्सेंस। तो बाकी जब वो स्पीकर बन गए तो जो पावर स्पीकर की थी वो सारी यही इंजॉय करेगा। और खास बात क्या है? इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा के चेयरमैन की बात करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा। यहाँ पे राज्यसभा को अपना चेयरमैन इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, मतलब चेयरमैन इलेक्ट कर लिया। तो कौन सी आर्टिकल डील करते हैं? 6489। करता क्या है वो? ही प्रेजाइड ओवर द राज्यसभा सेशंस। लिमिटेशन क्या है? वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, पर कब करेगा? जब वहां पे टाई होगा। और यहाँ पे खास बात है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, दो ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जबकि लोकसभा में क्या है? लोकसभा का स्पीकर क्या होना चाहिए? ही शैल बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगी अदरवाइज। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की बात करें तो इसको भी कौन इलेक्ट करेगा? राज्यसभा के मेंबर सिलेक्ट करेंगे, आर्टिकल 19 के तहत है ये। और इसका काम क्या है? रोल एक ही है, जब चेयरमैन नहीं होगा उसकी एब्सेंस में ये एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा। और इसके पास वही पावर होंगे उस टाइम जो चेयरमैन की होती हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं इनको। कंपैरिजन अगर आप करें तो क्या देखते हैं हम इसमें? देखो, सिंपल सा है, इसको इजी रहेगा कंपैरिजन से। कि सबसे पहले तो लोकसभा के ले लीजिए, हाउस के प्रेसिडिंग ऑफिसर, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर। तो दोनों को हम क्या देखते हैं? दे आर इलेक्टेड बाय देयर मेंबर्स, राइट। रोल क्या है दोनों का? प्रेजाइडिंग द हाउस, स्पीकर प्रेजाइड करता है और डिप्टी स्पीकर
जब स्पीकर एब्सेंट होगा तो प्रेजाइड करेगा, अदरवाइज वो एक एमपी है। बट राज्यसभा में क्या है, जो चेयरमैन है वो कौन है, ही इज एक्स ऑफिशियो, ही इज नॉट इलेक्टेड बट ही इज द एक्स ऑफिशियो, क्योंकि ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। और ड्यूटी क्या है, प्रेजाइडिंग द राज्यसभा के सेशंस। बट जो डेप्टी चेयरमैन है, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, और जब चेयरमैन नहीं होगा तब वो प्रेजाइड करेगा, ऐसे समझेंगे इसको। राइट। फिर सवाल उठता है कि वो ऑफिस में कब तक रहेंगे, उनको रिमूव किया जा सकता है, कि हमने कहा कि जब तक हाउस है, जब तक लोकसभा है तब तक वो रहेंगे, ऐसी राज्यसभा में भी रहेंगे। बट हटाया जा सकता है इनको, यस, कब, कैसे। देखो, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को कैसे है, एक लोकसभा रेजोल्यूशन पास करेगा बाय मेजॉरिटी, हट जाएगा। चेयरमैन, वो तो सिंपल आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा तो वो होगा, वो क्या स्पेशल प्रोसीजर है आर्टिकल 67 के तहत। डेप्टी चेयरमैन, सिंपल है कि यहाँ पे राज्यसभा एक मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे। तो यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को वहाँ के हाउसेज, रेस्पेक्टिव हाउस एक मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे तो वो रिमूव हो जाएगा। और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के लिए क्या होगा, स्पेशल प्रोसीजर होगा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। बट इन सब के लिए एक चीज़ है कि 14 डेज का नोटिस उसको दिया जाएगा उसके रिमूवल से पहले, ताकि अगर उसको अपने आप को डिफेंड करना है तो वो डिफेंड कर सके। राइट। फिर यहाँ पे कुछ आता है पार्लियामेंट्री कमेटीज, क्योंकि जो पार्लियामेंट है सिर्फ लॉ बनाना तो मकसद नहीं है, क्योंकि लॉ कौन बना रहा है, पूरी पार्लियामेंट बैठ के बना रही है, कब सेशन में। उसके अलावा बाकी साल क्या करते हैं वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंट्रोल करना है एग्जीक्यूटिव को, तो कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं। तो वो कमेटीज में कौन होता है, ये एमपीज मेंबर होते हैं। वो कमेटीज क्या है, उनकी बात करते हैं। मेन तो दो तरह की कमेटीज हैं, एक है आपकी स्टैंडिंग, मतलब ये है परमानेंट कमेटी, हमेशा रहती रहती हैं। एक है एडहॉक कमेटीज, जैसे जेपीसी बनती है, ये क्या होती हैं, कोई ज़रूरत पड़ी तो एक कमेटी बना दी गई, काम खत्म हुआ, कमेटी डिसॉल्व कर दी गई। और बेसिकली जो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जो लेजिस्लेचर की स्क्रूटनी है उसको ये करती रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटीज़ की, क्योंकि जो फाइनेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, जो चेक करती हैं कि गलत तो नहीं कुछ हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले आप नाम ले लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स को चेक करती है, पब्लिक अकाउंट्स मीन्स कैग करता है बेसिकली। तो ये कैग की रिपोर्ट को भी एग्जामिन करते हैं। कैग कौन था, कल हमने बात की थी, आर्टिकल 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑडिट करता है किसको, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। तो ये क्या देखते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो पैसा है वो जैसे ऑथराइज किया था पार्लियामेंट ने वैसे खर्च भी हुआ या इधर उधर लगा दिया गया, तो पैसे की बर्बादी तो नहीं हो रही। कितने लोग होते हैं इसमें, 22 इसके मेंबर्स होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हैं 15 और 7 की रेशो में। 15 मेंबर लोकसभा के, 7 मेंबर राज्यसभा के। और इसको जो चेयरपर्सन वो कौन होगा, वो लोकसभा के होंगे। जनरली अपोजिशन का जो मेंबर है वो इसका मेंबर होता है, अपोजिशन पार्टी का। दूसरी जो कमेटी होती है वो होती है एस्टिमेट कमेटी। अब एस्टिमेट है तो वो एस्टिमेट लगाएगी ना, कैसे, कि पैसा ज़्यादा खर्चा हुआ है, इकोनॉमी कैसे लाई जा सकती है, इकोनोमाइज कैसे किया जा सकता है, कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं, और पॉलिसीज़ में इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, वो सजेशन ये देती है। इसमें खास बात क्या है, इसके 30 मेंबर होते हैं, पर सारे के सारे लोकसभा से हैं, 9 राज्यसभा मेंबर यहाँ पे। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये सवाल आते हैं ऐसे। और जो चेयरपर्सन जो इसका होगा वो रूलिंग पार्टी का लोकसभा का मेंबर होगा। एक है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनीज, ऐसे कह लीजिए। राइट, गवर्नमेंट कंपनीज, तो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको रिव्यू करते हैं ये। राइट, राइट। तो मेंबर कितने होते हैं इसमें, जो इसके मेंबर हैं दे आर 22 मेंबर्स। और कौन कौन से हैं, वही। तो ये इजी सी कंपोजिशन है, याद रहेगी आपको, कि जो मेजोरिटी जो मेंबर है लोकसभा राज्यसभा के यहाँ 22 होते हैं, 15 प्लस 7, सिर्फ एस्टिमेट कमेटी को छोड़कर, जिसमें कितने मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, और सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। तो बेसिकली जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, तो जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसके अकाउंट्स हैं, उसको ये रिव्यू करती है। कैसे, इसका मतलब जो सरकारी कंपनियां वो ठीक काम कर रही हैं, नहीं काम कर रही, तो ये वो चेक करती है, वो मेंटेन करती है। राइट। उसके अलावा जो कमेटीज है वो है डिपार्टमेंटल रिलेटेड। तो वो कमेटीज क्या हैं, जैसे आप कहीं कोई पॉलिसीज हैं, बिल्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज लाती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं, तो उसको एग्जामिन करना,
डिमांड ऑफ ग्रांट्स मीन्स जो बजट पास करते हैं उसमें जो है तो उनको एग्जामिन करना वो उसकी ड्यूटीज है। तो ऐसी 24 कमेटीज़ हैं और जिसमें होते हैं कौन है, उसमें 31 मेंबर्स होती हैं, मीन्स एमपीज हैं दोनों हाउसेज के, लोकसभा और राज्यसभा के। 21 मेंबर उसमें लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। जैसे कमेटी ऑफ डिफेंस हो गया, हेल्थ के लिए कमेटी होगी, तो ऐसी उसके अलावा बहुत सारी कमेटी हैं, जैसे कमेटी ऑन पटिशंस हैं, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस है, कमेटी जो पार्लियामेंट में पेपर रखे जाते हैं उसके ऊपर है, वेलफेयर ऑफ SC ST है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेके है, कमेटी ने एब्सेंस ऑफ मेंबर्स है। एब्सेंस ऑफ मेंबर्स का मतलब क्या है कि वो मेंबर जो नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट हैं लोकसभा, जैसे स्कूल से बंक मारते हैं लोग, वहां से बंक मारते हैं। तो जब बंक मारते हैं वो कमेटी क्या करती है, वो देखती है कौन सा एमपी मिसिंग है, मीन्स एब्सेंट है। अगर देखा कि 2 महीने से एक नहीं आ रहा तो उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट किया जा सकता है और कर दिया जाता है, राइट। कुछ हमने जो बात की होती है अडहॉक कमेटी, मीन्स टेम्परेरी हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती हैं और वो पर्पज पूरा हुआ, जो उसको काम दिया गया वो पूरा हुआ, वो डिसॉल्व कर दी जाती हैं, राइट। जैसे सेलेक्ट कमेटी है किसी हाउस की, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको JPC आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता है। अब जो हाउस की सेलेक्ट कमेटी है, ये कोई बिल हो गया उसको डिटेल में एग्जामिन करेगी कि जो बिल सरकार लाना चाहती है उसमें क्या प्रोविजंस हैं, उससे क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट। तो ये लोकसभा बना सकती है, राज्यसभा बना सकती है। JPC ये किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है उसको एग्जामिन करेगी, और कैसे होगी, ये एक मोशन पास करके बनाई जाती है। जैसे 2G स्कैम हुआ था, राइट, और फूड प्रोडक्ट में वो आ रहे थे पेस्टिसाइड्स, तो उसके लिए जब लगा तो एग्जामिन करना पड़ा था इशू, तो उसके लिए कमेटी ये JPC बना दी जाती है, राइट। पार्लियामेंट्री कमेटीज के ओवरऑल काम क्या होते हैं कि जो बिल हैं उसको डिटेल में एग्जामिन करना, बजट की एलोकेशन से एक्सपेंडिचर्स को स्क्रूटनाइज करना, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसकी पॉलिसी है उसको देखना, उसको ओवरसी करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, तो डेमोक्रेसी कैसे है इसमें हमारे, उसको प्रमोट करना बेसिकली, राइट। तो इनके की फीचर्स हम क्या बात कर सकते हैं, एक है ना ब्रीफ सा, कि जो मेंबरशिप है इनकी मोस्टली एमपीज है, मिनिस्टर जनरली एक्सक्लूड किए जाते हैं इनमें, क्योंकि मिनिस्टर के पास तो अपने काम है यहाँ पे, तो जो बाकी एमपी से क्या करेंगे उनको कमेटीज का मेंबर बना दिया जाता है। चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है, जनरली स्पीकर या जो चेयरमैन है वो इनका अपॉइंट करता है, PAC और एस्टिमेट कमेटी को छोड़ के। टेन्योर जो जनरली 1 साल के लिए होता है, और एडहॉक कमेटी जब तक वो टास्क उसका कंप्लीट ना हो जाए। रिपोर्टिंग इसको करते हैं रेस्पेक्टिव हाउस को, लोकसभा के लोकसभा के, राज्यसभा की राज्यसभा को करेगी। क्वाजी जुडिशियल रोल इनके पास है, इसका मतलब जो जुडिशरी का रोल है या जो जुडिशियल बॉडीज हैं इनके पास भी वो कुछ क्वाजी जुडिशियल पावर्स हैं। वो बेसिकली होती हैं कि किसी को समन करना, एज अ विटनेस उसको एग्जामिन करना, तो वो इनके पास पावर होती है, राइट। चलिए फिर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। अब यूनियन लेजिस्लेचर अब आपको आइडिया लग गया होगा, उसी की कॉपी क्या है स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर वो समझ में आ गया, अब इसको पढ़ेंगे तो दोबारा से वो एक तरह से हम कह सकते हैं रिवीजन करेंगे अब हम, राइट। तो इसके 3 ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, वहां पे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा था, यहाँ पे क्या हो गई, गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो, अदरवाइज नहीं। क्यों, क्योंकि हर जगह पे विधान परिषद एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। कुछ स्टेट में पहले थी आज नहीं है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में पहले थी, अब जम्मू कश्मीर में अबॉलिश हो गई है। अब जितनी स्टेट में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 स्टेट में है, आंध्रा, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो इसमें है। चलिए पहले हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। आर्टिकल 168, जो स्टेट जो आपका लेजिस्लेचर है उसकी, तो 168 आर्टिकल क्या कहता है, एवरी स्टेट शेल हैव अ लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर हर स्टेट में होना चाहिए, शेल है, मैंडेट है। कौन होगा उसमें, गवर्नर होगा, 1 और 2 हाउसेज, यानी कि लोक विधानसभा तो होगी होगी, विधान परिषद भी हो सकता है या नहीं भी होगा। 169 क्या कहता है कि अगर विधान परिषद को क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, तो वो इसमें लिखा हुआ है 169 में कि कैसे होगा अबॉलिश या कैसे क्रिएट होगा।
170 का कहता है कि जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, 500 मेंबर और मिनिमम 60 होगी। 171 क्या कहता है, कंपोजिशन क्या होगी किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की। 172 क्या कहता है, ड्यूरेशन कितनी होगी किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। तो हम बात कर लेते हैं अभी। तो स्ट्रक्चर क्या है कि या तो सिंगल हाउस हो सकता है यानी कि यूनिकैमरल, या बाई कैमरल, या डबल हाउस। तो यहाँ पे कितने स्टेट्स में जो भी हमने नाम लिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कंपोजिशन क्या होगी वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विधान सभा की, तो मेंबर कौन है, वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेंथ कितनी होगी, 60 to 500 होगी। कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए, अनलेस इट इज डिसॉल्व्ड। अगर पहले डिसॉल्व हुई तो हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। स्पेशल प्रोविजन क्या है कि यहाँ पे गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन, बट अब ये क्या है, अब ये प्रोविजन हटा दी गई है, राइट। स्पेशल पावर क्या है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और जो विधान सभा है ये एग्जीक्यूटिव जो यहाँ का स्टेट का उसको कंट्रोल करती है, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा हाउस क्या है, वी हैव विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे, जितनी स्ट्रेंथ विधानसभा की है उसका 1/3, और मिनिमम कितने होंगे, 40। तो ऐसे है 1/3 से 40 तक, या 40 से लेके 1/3। 1/3 मीन्स अगर वहाँ पे 400 है तो यहाँ पे कितने होंगे, 130 समथिंग होंगे, और मिनिमम होंगे तो 40 होंगे। और जो वो होंगे वो इलेक्ट होंगे तो कहाँ से आएंगे, 1/3 इलेक्ट होंगे कहाँ से, लोकल बॉडीज करेंगी, 1/3 विधानसभा करेगी, 1/12 जो हैं वो ग्रेजुएट्स जो होंगे वो करेंगे, 1/12 टीचर्स करेंगे, और 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है अपर हाउस में, यहाँ पे ही करता है किसको, जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उनको। आर्टिकल 169 बताता है कि इसको अब अबॉलिश कैसे करेंगे या बनाएंगे कैसे, कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट और अबॉलिश किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग असेंबली में, ये मेजोरिटी चाहिए। काम क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम है, बजट बनाने का काम है, टैक्सेशन अगर लगाना है, और कंट्रोल करना है सरकार को, तो वो इसके पास काम है। प्रोसीजर सेम है लॉ बनाने का, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, वो सारा है, सिर्फ थोड़ा सा अडेप्शंस हैं, चेंजेस हैं। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल उठा लीजिए यहाँ पे। ऑर्डिनरी बिल क्या है कि पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, अगर बाई कैमरल है, अदरवाइज सिर्फ लोक द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा पास करेगी। और जब विधानसभा ने पास किया उसके बाद तो गवर्नर के पास ही जाना, और तो कुछ रह नहीं गया। मनी बिल है तो सिर्फ और सिर्फ असेंबली में पेश होगा, काउंसिल उसको क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 14 डेज के लिए उसको डिले करके रख सकते हैं। गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर उसको पास करेगा, विदहोल्ड कर सकता है, वापस भेज सकता है, अगर मनी बिल है तो नहीं भेजेगा, या फिर एक चीज़ वो कर सकता है, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है कि इसको हमें क्या करना है, हमें प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजना है, तब वो बिल रिजेक्ट हो सकता है, अदरवाइज तो रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं हैं। अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं सेम है जो लोकसभा के हैं, वहाँ पे स्पीकर था, यहाँ भी स्पीकर हैं, यहाँ पे चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेम है, सेम सारे फंक्शन है, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं ये कहूँगा। और रिमूवल भी सेम है, जैसे वहाँ पे रिमूवल है वो रेजोल्यूशन असेंबली कर देगी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट। तो चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जो आप लिखेंगे कि राज्यसभा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, yet it faces several limitations। तो आपको करना क्या, you have to discuss the significance of the Rajya Sabha in India's federal structure and challenges it encounters in fulfilling its mandate। इसको समझिए, आराम से समझिए, आराम से लिखिए, जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अभी आपको समझना है, राइट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।